एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे आइदर लेक्चर नंबर 5 या लेक्चर नंबर 6 ऑफ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें कवर होगा मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस पर से आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेंथ, मतलब जो भी ट्रांजिशन मेटल के आयन्स है उनका कैलकुलेशन पूछा जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। सो लेट्स हैव अ लुक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखना है टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैग्नेटिक मोमेंट को देखना है तो मुझे सबसे पहली चीज तो पता ये होनी चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय म्यू। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका जो भी यूनिट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बीएम से, मतलब ही बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, लेकिन देखो क्या है ना, इसको देखने से पहले मैं आपको दो बेसिक चीजें बता देती हूँ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो पहली चीज ये कहती है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एक्चुअली दो चीजों के कंट्रीब्यूशन के वजह से आता है। मतलब दो चीजें एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती है और तब जाके हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। तो वो जो पहली चीज होती है वो होती है बाय यूजिंग स्पिन ओनली फॉर्मूला, और हम लोग बोल सकते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली फॉर्मूला और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और सेकंड हो जाएगा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट। और एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब काम की चीज क्या है ना, देखो मेरे पास इसको डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला है, स्पेसिफिक फॉर्मूला है, जिस वो फॉर्मूला कहता है, मैं उसको वहां बताती हूँ आपको। और इसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था एक होता है मेरा 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, अगर याद हो तो। ठीक है, उसमें बताया था याद हो ना, याद होगा स्काइला, पी जरा हाफ, वो नवाब था, क्रमोफ, मंतकरे, फेरूस, कौन रहेगा, आइलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, और इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। तो वो ट्रिक्स आई होप आपको याद होंगी। अब कहना मुझे ये कि जो भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स है, 3D सीरीज के एलिमेंट्स ध्यान देना, जो भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, और प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि 3D सीरीज को एलिमेंट्स को ही क्या कहा जाता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। आई होप आपको याद होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं ये हमें स्पिन ओनली फॉर्मूला ही दिखाते हैं, और जो भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो हमें नहीं दिखाते हैं। तो स्पिन ओनली फॉर्मूला ही वो हमें दिखाते हैं और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दिखाते हैं। और अगर मैं इसको रिकेप के फॉर्म में देख लूं तो मैंने यहाँ ये देखा, शॉर्ट में अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ ये देखा, एक होता है मेरा 3D सीरीज, एक होता है 4D सीरीज और एक होता है 5D सीरीज। 3D सीरीज को कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सीरीज को कहा जाता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और 5D सीरीज को कहा जाता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। एक होता है स्पिन ओनली फॉर्मूला और एक होता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ये जो टेबल है ना, ये मैंने एक्चुअली बनाया है, ये बुक में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो इस टेबल से आपको चीजें याद रहेगी, इससे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, और हो सके तो मेक इट अ पॉइंट टू राइट दिस। ओके, तो ये जो 3D एलिमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ मुझे स्पिन ओनली फॉर्मूला दिखाएंगे, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो 4D सीरीज है वो मुझे ये दोनों दिखाएंगे, और जो 5D सीरीज है वो भी मुझे ये दोनों दिखाएंगे। और एक और बात, अब ये जो है यहाँ पे ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दिखाएंगे, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि कि जो भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेंच, मतलब वो
ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो नहीं कर रहे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, क्वेंचिंग एक फिनोमिना होता है और उसके वजह से वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो नहीं कर रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग 4D सीरीज और 5D सीरीज का एक्चुअली ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिखाता है, इसलिए हम लोग उसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकालेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज का ही मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। और अगर आपने देखा होगा तो 12th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड के बुक में जो भी 3D सीरीज का ही हम लोग को कैलकुलेशन पूछा गया है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। सो लेट्स सी। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला है न्यू, क्योंकि आपको पता है कि इसको रिप्रेजेंट करती हूँ मैं न्यू से, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू इंटू बोर मैग्नेटॉन। अब याद ये रखना है कि जो भी यहाँ पे न्यू है वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, और अगर मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो वो क्या हो जाएगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। जो भी यहाँ n है उसको कहा जाता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जो भी यहाँ bm है वो जो होता है वो यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का, उसको कहा जाता है बोर मैग्नेटॉन, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग को कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाले कैसे जाते हैं, क्योंकि ये चीज हमें पता होना चाहिए और थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये चीज जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको याद होगा इसको कहा जाता है D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और फिर चलते जाता है। देखो सबसे पहले मैं लेती हूँ स्कैंडियम का एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर मैं लेती हूँ स्कैंडियम +3, कभी भी वो आपको ऐसा नहीं पूछेगा, वो हमेशा आपको किसी ना किसी n+ आयन के फॉर्म में देगा और आपको कैलकुलेट करना है। ओके, अब मैंने देखा स्कैंडियम को, तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है कि क्या होता है, D1 3D1 4s2। आपको पता होगा कि इन सबके साथ में 4s2 तो होता ही है, और ये 3D एलिमेंट है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D1 4s2। जो ये वीडियो डायरेक्टली देख रहा है एक बार प्रीवियस वाले क्लासेस के वीडियोस देख लेना, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, फिर अब मैंने कहा है कि मुझे 3+ आयन को निकालना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो कितना हुआ, 3 आयन्स मेरे निकल गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है +3 चार्ज है, तो 3D भी क्या बन गया 0 और 4s भी क्या बन गया 0। अब क्या यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है, इसका मतलब n क्या है 0। अगर n 0 हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं ना, ले लेते हैं वनाडियम के लिए, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, वनाडियम +3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर मैंने यहाँ ये देखा अगर मुझे वनाडियम निकालना है तो देखो क्या हो जाएगा, 3D3 4s2, 3D3 4s2। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 4s से ही निकालेंगे, 4s से ही निकालना, उसके बाद D का निकालना। अब देखो मुझे इसका मतलब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि यहाँ पे +3 चार्ज, तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ से गए और 1 इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से जाए, ठीक है, तो अभी क्या बनेगा 3D2 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। हमेशा याद रखना जो भी इसके ऊपर चार्ज रहेगा उससे आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालने हैं, 1 2 3 4 और 5, हमेशा डी के 5 ब्लॉक्स को तैयार करना है, और ये कितना है 2, तो 1 और ये 2, इसका मतलब यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हुए 2। तो जब भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो बस क्या करना है, 2 × 2 + 2, पता है ना फॉर्मूला, n × n+2, और बाहर में क्या आ जाएगा, बोर मैग्नेटॉन। इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2.9 के आसपास आ जाएगा। समझ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, मैग्नीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीज का, मैग्नीज +2। ओके, तो मुझे पता है कि अगर मैंने देखा तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D5, 3D5 4s2, 3D5 4s2। ओके, अब मुझे बताओ कि यहाँ से मुझे +2 चार्ज को बाहर निकालना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर कहाँ से पहले निकाला जाएगा, 4s सबशेल से। इसका मतलब क्या बचा यहाँ पे, 3D5 4s0,
अब मुझे वापस से इसको ब्लॉक में तैयार करना है, कभी भी ब्लॉक के फॉर्म में ही करना है। 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक्स ही तैयार करने हैं। 1 2 3 4 5। क्यों 5 यहाँ पे किया है? क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है। बस इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। इसका मतलब मेरा n का वैल्यू कितना हुआ है? 5। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। इसका मतलब इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 5.9 के आसपास बोर मैग्नेटॉन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सो एज टू क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन। आयरन देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक टू आयरन। आयरन +2 देखते हैं। अगर मैंने आयरन +2 में अगर बात करती हूँ तो मैंने यहाँ ये देखा कि आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d6 4s2 3d6 4s2। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? +2 चार्ज है, मतलब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है और हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले 4s सबशेल से ही रिमूव होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, मतलब बचा क्या? 3d6 4s0। अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं ना, वो बिना सोचे समझे डायरेक्टली n का वैल्यू 6 रख देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 आएगा। बट एक्चुअली दिस इज वेरी मच रॉन्ग। हमेशा आपको क्या करना है? ब्लॉक के फॉर्म में ही लिखना है। 1 2 3 4 एंड 5 5 ब्लॉक्स ड्रॉ करके ही हमेशा करना है, कभी भी डायरेक्टली मत लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 6। तो 1 2 3 4 5 और अब ये क्या हो जाएगा? 6। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो पेयर अप हो चुका है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 4। तो n इक्वल्स टू 4। अगर n इक्वल्स टू 4 आ रहा है तो बस क्या करना है? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। तो इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4.9 बोर मैग्नेटॉन। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन +2। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब एक पॉइंट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है ना, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 1, तो आप उसके लिए जो भी इसका वैल्यू आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का, वो आ जाएगा 1.7 के आसपास। मतलब कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना एक्यूरेट नहीं चाहिए, जस्ट वी नीड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आता है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2.8 2 2.8 1 1.7 7 के बाद में क्या आएगा? 8। अगर 3 आ जाए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.9, 4 आ जाएगा तो 4.9, 5 आ जाएगा तो 5.9 और इसके बाद में नहीं आएंगे। ध्यान ये देना है। देखो, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। और काम की बात ये है, 1 के लिए 0.7, 2 के लिए 0.8, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, और अब जब 9 आ गया तो बस ये 9 ही रहेगा। इट विल नॉट चेंज। सो दिस टेबल इज अ शॉर्ट रिकैप. Thank you very much for watching this video. Please do like and share. Thank you.